नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग कोशिका यानी सेल के बारे में जानकारी लेंगे। सेल का शेप कुछ ऐसा होता है कोशिका का कि इस कोशिका है ये इस तरह का एक शेप होता है और बहुत सारे कोशिका से मिलके हमारा शरीर बना है। जब कोशिका के बारे में कहेंगे तो कोशिकाएं किसी भी जीव की सबसे छोटी जीवित इकाइयां होती है। सभी कोशिकाओं में तीन बातें समान होती है, चाहे वो किसी भी प्रकार की कोशिका क्यों ना हो। सभी कोशिकाओं में एक कोशिका झिल्ली होती है जिसको कि सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये वाला जो है इसका जो बाहरी परत है इसी को सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है और वह बाहरी वातावरण से सेल को कोशिका को अलग करती है और बचा के भी रखती है। दूसरा चीज होता है साइटोप्लाज्म, जिसको अंग्रेजी में कोशिका द्रव्य कहते हैं। प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन जो था, कोशिका झिल्ली पिछले वाला जो था, इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म लिक्विड है जिसके अंदर सारा उसका ऑर्गेनल्स कोशिकांग तैरते रहता है। वो एक लिक्विड है जिसमें सारा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, ये सारे कोशिकांग ऑर्गेनल्स जो है साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं, जिसको कि कोशिका द्रव्य भी कहा जाता है। और उसके बाद डीएनए हो गया जो इसका मुख्य हिस्सा है सेल का, जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। शेप कुछ ऐसा होता है एक दूसरे से मुड़ा हुआ, आगे हम इसको डिटेल्स में सीखेंगे। तो ये तीन चीज जो है किसी भी कोशिका में होता है। क्या क्या हमने पढ़ा? कोशिका झिल्ली, और दूसरा था कोशिका द्रव्य, और तीसरा डीएनए। ये तीन चीज हो गया। अब जब हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे तो कोशिका मुख्यतः दो प्रकार का होता है, विभाजित किया गया है इसे दो प्रकार में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। यूकैरियोटिक कोशिका, देखिए इसके बारे में जानकारी लेंगे तो ये एक जो पिक्चर जो है ये यूकैरियोटिक सेल का है, जिसमें कि केंद्रक, कोशिकांग वगैरह पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर होता है ये। और जब हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में कहेंगे, जब हम प्रोकैरियोटिक दूसरे श्रेणी की जो होता है, तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, केंद्रक नहीं होता है इसमें, ये बात याद रखिएगा। यूकैरियोटिक में केंद्रक होता है लेकिन प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है और ना ही ये झिल्ली से घिरे होते हैं। इसमें अनुवांशिक पदार्थ होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसके अंदर देखिएगा जेनेटिक मटेरियल तो होता है लेकिन न्यूक्लियस टाइप का कुछ चीज नहीं होता है। अब प्रोकैरियोटिक सेल का उदाहरण अगर दें तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो उदाहरण है उसमें बैक्टीरिया हो गया, और ये एक कोशिकीय जीव होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़े, ये उनमें पाया जाता है, उस चीजों में पाया जाता है, सजीव में पाया जाता है जो मल्टी सेलुलर होते हैं, बहु कोशिका वाले अंग जो होते हैं। जैसे हमारा शरीर, मानव शरीर बहुत सारे कोशिका से मिलकर बना है, तो हम लोग का जो शरीर है वो यूकैरियोटिक सेल से बना हुआ, जिसमें केंद्रक वगैरह होते हैं। लेकिन एक कोशिकीय जीव जैसे बैक्टीरिया हो गया, वो प्रोकैरियोटिक सेल से बना हुआ होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता लेकिन जेनेटिक मटेरियल होता है, याद रखिएगा। जैसे उदाहरण में बैक्टीरिया था। आगे जब पढ़ेंगे हम ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गेनेल को छोटा छोटा ऑर्गेन भी कहा जाता है। सेल के अंदर का चीज है ये, कोशिका के अंदर का चीज है। कोशिका के अंदर का जब चीज हम बोल रहे हैं तो कोशिका के अंदर जो छोटे छोटे अंग हैं उसी को कोशिकांग कहा गया अंग्रेजी में। ऑर्गेनल, जिसको कि हिंदी में कोशिकांग कहा जाता है, ये छोटे छोटे ऑर्गन के तरह होते हैं, अंग की तरह होते हैं, और ये एक विशेष भाग है जो किसी खास काम करने के लिए बना होता है कोशिका के अंदर। हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिकांग। अब हम लोग शुरुआत करते हैं कोशिकांग में से न्यूक्लियस, केंद्रक का। देखिए ये जो केंद्रक होता है इसको ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है, मस्तिष्क कहा जाता है कोशिका का, क्योंकि ये पूरी तरीके से सेल के, कोशिका के किसी भी कार्य को जो संपादित कर रहा है सेल, कोशिका, उसको ये नियंत्रित करता है। इसके अंदर ही डीएनए होता है। केंद्रक में डीएनए यानी अनुवांशिक पदार्थ, जिससे एक एक कोशिका एक दूसरे कोशिका से डिफरेंट अपने आप को अलग महसूस कराता है। तो डीएनए जो होता है वही जेनेटिक मटेरियल होता है। अब देखिएगा, केंद्रक सेल था, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, केंद्रक सेल के बीचों बीच पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में तैरते रहता है, और उसके अंदर क्रोमोसोम होता है जिसमें डीएनए मटेरियल होता है। अब डीएनए के बारे में डिटेल्स और हिस्टोन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ये कि
जब कोशिका जो होता है उसके अंदर हमने पढ़ा केंद्रक, केंद्रक के अंदर हमने पढ़ा कि डीएनए मटेरियल होता है आनुवांशिक, और जब उसको पढ़ेंगे हम तो वो जेनेटिक मटेरियल जो उसको खासकर क्रोमोजोम कहा जाता है। ठीक है, अब क्रोमोजोम के अंदर भी जाइएगा तो न्यूक्लियोलस केंद्रिका एक पार्ट होता है जहां की राइबोसोम का निर्माण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से हम इसको रिवीजन करा रहे हैं। देखिएगा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम पाया जाता है, उसी क्रोमोजोम के अंदर डीएनए मटेरियल होता है और उसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है जिसको कि केंद्रिका कहते हैं, और इसी में किसका निर्माण होता है? राइबोसोम का। राइबोसोम कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे कभी कभी संक्षेप में ईआर भी कहा जाता है, से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और राइबोसोम का क्या काम है? राइबोसोम जो बन रहा है न्यूक्लियस में, इसका काम है प्रोटीन संश्लेषण, मतलब प्रोटीन का निर्माण करना। क्या काम है? प्रोटीन का निर्माण करना। ये कोशिका द्रव्य में ढूंढते रहेगा, घूमते रहते हैं ये, और यह जाके बाहर में चिपक भी सकता है और नहीं भी चिपक सकता है। जो राइबोसोम चिपक जाएगा क्या कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो जाके चिपक जाएगा राइबोसोम, तो रफ हो जाएगा, क्योंकि सतह पर अगर राइबोसोम जाके चिपक रहा है तो वो राइबोसोम उसमें चिपक गया तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। और वैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें चिपकता नहीं, वो उसको कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ में राइबोसोम आके चिपका हुआ है। राइबोसोम का कार्य भी हम आपको बता दिए थे, प्रोटीन का निर्माण करना। अब ये प्रोटीन जो है फ्री कोशिका द्रव्य में फ्रीली घूमते रहता है, और ये हमारे कोशिका के लिए उपयोगी है या नहीं है ये हमें पता नहीं है। प्रोटीन का तो निर्माण हो गया, और ये प्रोटीन जो है रेटिकुलम से पुटिका वेसिकल के थ्रू, वो वेसिकल के थ्रू कहां चला जाता है? ये देखिए, आपको दिखेगा यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, वहां पर राइबोसोम है, यहाँ से प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। अब प्रोटीन जो है पुटिका के माध्यम से कहां चला जाता है? इस पुटिका के माध्यम से इसके अंदर प्रोटीन है, वो कहां चला जाएगा? वो गोल्जी बॉडी के अंदर चला जाएगा, गोल्जी एप्रोटिस के अंदर, गोल्जी पिंड के अंदर। और वहां पर क्या करेगा गोल्जी बॉडी? उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट इस प्रोटीन को सही से उसको बांध देगा। प्रोटीन फ्री अवस्था में होता है, उसको इस तरीके से प्रोटीन का करेगा कि वो प्रोटीन उपयोगी हो जाए, या तो उसमें कार्बोहाइड्रेट जोड़ देगा या उसमें अन्य पदार्थ जोड़ के उसको यूजफुल प्रोटीन, यानी कि वैसा प्रोटीन जिसका उपयोग करते हैं। अब जब हम वैक्यूल्स के बारे में बात करेंगे, रितिका के बारे में, तो रितिका जो होता है यह एनिमल सेल में तो छोटा होता है, लेकिन प्लांट सेल, मतलब कि जो प्लांट सेल हमारा होता है वृक्ष वाला जो होता है, वो वृक्ष वाला में रितिका बड़ा होता है जिसमें कि पानी भी होता है, और एनिमल सेल में ये बहुत छोटे होते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं लाइसोसोम के अंतर्गत। लाइसोसोम जो होता है, इसका काम क्या होता है? जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, लाइसोसोम जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको अपने अंदर समाहित करके अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का भी काम करता है, या उसको पचाने का भी काम करता है। ठीक है, ये लाइसोसोम का कार्य है। इसके बाद हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रियन को अंग्रेजी में इसको माइटोकॉन्ड्रियन भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत तरह के माइटोकॉन्ड्रियन होते हैं, और हिंदी में माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है सिंगुलर फॉर्म को, एक एकल माइटोकॉन्ड्रिया को। और इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का पावर हाउस, क्योंकि यहीं पर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। कैसे होगा? सेलुलर रेस्पिरेशन करके, कोशिकीय श्वसन करके माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? एनर्जी यानी कि ऊर्जा का उत्पादन होता है। और ये साइटोस्केलेटन और इसके बाद माइक्रोट्यूबल्स और माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं, ये सेल जो होता है कोशिका, उसका बाहरी भाग जो है, उसके निर्माण में ये इसको ठोस अवस्था में पहुंचाता है। तो अभी तक हम लोगों ने इस वीडियो में हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा, और सेल में जितने भी चीजें थी, केंद्रक, लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म इत्यादि इत्यादि, सबका हम लोगों ने देखा कि सबका क्या कार्य होता है। आगे के वीडियो में हम लोग और भी सीखेंगे और जानेंगे कि सेल में और क्या क्या कोशिका में हम लोग पढ़ना है। धन्यवाद।